अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आयशा सलमान और पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। और टॉप स्टोरीज़ कुछ इस तरह से हैं। सेनेट करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने का मुतालबा सामने आया है। मुस्लिम लीग नून ने ये मुतालबा किया है और बहुत बार किया है। कल सेनेट में भी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने बड़ी दबंग तकरीर की और उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होने चाहिए। एक और अहम खबर, शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन अब नहीं लड़ सकेंगे और उनके साहबजादे और उनकी साहबजादी अहल करार पाए हैं, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश हुआ है। बहुत सी तब्दीलियाँ की गई थी पाकिस्तानी टीम में और सबकी तवज्जो ऑस्ट्रेलिया का जो इनका दौरा था उस पर मरकूज़ थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरह से इनको परफॉर्म करना चाहिए था और कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, इस पर डिटेल बात करेंगे आज के पाकिस्तान लाइव में। इसके अलावा सर्दी और धुंध का वार और उनका राज भी बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर कर दिया है महकमा मौसमियात ने। कब से कब तक बारिशें भी मुतवक्के हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के पाकिस्तान लाइव में। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो सेनेट के आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद बारे इजलास बुलाने का फैसला सामने आया है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ये बता रहे हैं कि करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवा दी गई है। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर किया जाए। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद के हवाले से आज ये अहम इजलास है। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर किया जाए। सेनेट के आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई है। करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवा दी गई है। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर किया जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। गुलाम मुर्तज़ा, कल कहा जा रहा था कि उस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, लीगली भी हमने इस पर बहुत डिटेल बात की कि उस करारदाद की लीगली भी ना कोई अहमियत है। आज ये अब उस करारदाद को मौजू बनाकर उसको सेंटर बनाकर उस पर अब इतना बड़ा इजलास बुला लिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? और कल जो इलेक्शन कमीशन इमीडिएट रद्द-ए-अमल दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, उसका क्या फिर मतलब था? जी, आपका बिल्कुल सवाल बहुत वैलिड है कि अगर इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं थी तो फिर इजलास क्यों बुलाया गया है। बुनियादी तौर पे जो सेनेट ने ये करारदाद पास की थी, सेनेट अपर हाउस है और अपर हाउस की जानिब से जब ये नोटिफिकेशन भिजवाया गया तो उसमें कहा गया कि इसके ऊपर गौर किया जाए। अब उस गौर करने के लिए तो डेफिनेटली इसका जायज़ा लेना भी ज़रूरी है और इसका जायज़ा लेने के लिए इजलास भी तलब कर लिया गया है। इजलास जल्द होगा, शायद मंडे के रोज़ इसका इजलास हो जाए, लेकिन रिजल्ट वही होगा जो कल हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे भी इसका जायज़ा लेने के बाद ये बाकायदा तौर पे बता दिया जाएगा, क्योंकि ये एक कार्रवाई है, ज़ाब्ते की कार्रवाई इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये खत गया और क्योंकि सदर को भी भेजा गया, वज़ीर आज़म को भी भेजा गया, वजारत कानून और इंसाफ को भी भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा गया, इधर भी भेजा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी चेयरमैन सेनेट ने जी बिल्कुल, ये वहाँ जी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये जो लॉ विंग है उनको भेजा है और सेनेट सेक्रेटेरिएट से ये नोटिफिकेशन की हैसियत में ये सबको भिजवा दिया गया कि सेनेट में ये रेजोल्यूशन पास हुई है। अब इसकी जो सेंटिटी है वो तो वही रहनी है जो इसकी है और इसके ऊपर अमल दरामद ना करने से ना तो कोई क्राइम कमिट होता है, ना आइन की वायलेशन होती है, ना कानून की वायलेशन होती है, ना ही कोई और इस तरह का जो मामला है वो उससे होगा। इसमें सिंपल ये होगा कि इजलास बुलाया जाएगा, इजलास के अंदर उसको पुट किया जाएगा, इजलास में बात की जाएगी और इसको जिस तरह से जो उन्होंने कहा है कि इसको गौर करें और गौर करने के बाद इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अपर हाउस है, इसलिए उसकी अहमियत इस अंदाज में तो है कि करारदाद के ऊपर गौर कर लिया जाए और गौर करने के बाद ये करारदाद वैसे ही जिस तरह इसको हम कल बात कर रहे थे कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप इन मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और ज़्यादा बेहतर हमें भी बता सकते हैं कि कल जिस वक्त फ़ौरन कुछ मिनट्स के बाद ही इलेक्शन कमीशन का एक रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है, वो रद्द-ए-अमल क्या बहुत जल्दी में दे दिया गया या फिर आज जब एक अपर हाउस की जानिब से एक उनको करारदाद मौसूल होती है तो जवाब भी तो दिया जा सकता था, उसी तरह फौरी तौर पर जवाब दे देते वापसी का और बता देते जो कल रद्द-ए-अमल था। ये जो आज इजलास बुलाया गया है, आप समझते हैं कि क्या ये गैर मामूली इजलास हो सकता है?
जी, जो जिस तरह से आपने ये सवाल किया है, बिल्कुल आपकी फ्रेजिंग ठीक है कि फौरी तौर पे क्यों रद्द-ए-अमल दिया गया। फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। वो हम जैसे रिपोर्टर्स हैं, वो कॉल करते हैं, अपने जो सोर्सेज होते हैं, किसी डीजी को कॉल कर ली, लॉ विंग के बंदे को कॉल कर ली, कोई मेंबर को कॉल कर ली, तो हम वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर इसकी क्या अहमियत है। वो आगे से बता देते हैं कि यार ये अनऑफिशियल हमारा स्टांस जो है वो बेशक चलाना है तो चला लें, हमारा नाम कोट ना करें। तभी हम कल जराए से सोर्स से ये चला रहे बात थे। कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए ने ये कहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अब जब वो उधर जाएंगे तो उनका तो मौकफ, जिन्होंने हमसे भी बात की, दीगर चैनल्स के लोगों से भी बात की होगी, उनका मौकफ तो यही होगा कि इसकी अहमियत कोई नहीं है, तो इसको नॉर्मली जो है वो उसको ट्रीट किया जाए। तो यानी ये नॉर्मली जो आज ट्रीट का किया जाएगा। इजलास होने वाला, ये जो इजलास होने वाला है अब, ये भी नॉर्मली होगा और बस इसका एक जायजा लेके इसको वाइंड अप कर देंगे। इस तरह से कुछ भी, इस तरह के इजलास रोजाना कई इजलास होते रहते हैं, शिकायत आती हैं लोगों की, कैंडिडेट्स की, बहुत सारे मैटर्स जो है डिस्कस होते हैं और फिर उसके बाद एक लाइन का ये होता है कि जी इसके ऊपर गौर कर लिया गया। और ठीक है, चलें गुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन बताया इस हवाले से। ज़ाब्ते की कार्रवाई आपने इसको करार दिया है कि जो आज ये खबर सामने आई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इसे ज़ाब्ते की कार्रवाई कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रिज़वाना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के हवाले से पार्टी की पोजीशन वाज़ेह कर दी है और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। आम इंतखाबात बिना कमी बेशी के ऐलान शुदा तारीख पर ही होने चाहिए। ये राना सनाउल्लाह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना बयान दिया है और पार्टी की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह करती है। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने का मुतालबा सामने आया है। इलेक्शन को मुल्क के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब कहती है कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अदालतों और पार्लियामेंट से भागने वाले इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इनको भागने नहीं देंगे। साबिक वफाकी वजीर की बानी PTI का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद, बोली जेल में बैठकर चीखे मारने वालों ने नवाज शरीफ को जेल भेजा था। अब मुल्क 9 मई वालों के लिए नहीं बल्कि 28 मई वालों के हवाले किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने 9 मई में मुलव्विस अफराद पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा कर दिया। और ये कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। 2018 में आज जो चीखें मार रहे हैं, आज जो बैठ कर जेलों में झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को जेल में भेजा था। मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटी के साथ जेल में भेजा था जब इलेक्शंस हो रहे थे। तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी? अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ज़रा ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई भी हुक्म इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ज़रा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया क्या है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं अज़मा बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अज़मा साहिबा, कल एक सेनेट में करारदाद पेश की जाती है, एक बार नहीं 2 बार पेश की जाती है और दोनों बार कसरत राय से मंजूर भी कर ली जाती है। उसके बाद फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट, क्योंकि एक बड़ा हाउस है, इलेक्शन कमीशन को वो मौसूल होती है करारदाद, वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल होती है और जहाँ जहाँ पर वो जानी चाहिए। क्या समझती हैं आप, उस करारदाद की क्या अहमियत है और वो कितना असरअंदाज हो सकती है 8 फरवरी के इलेक्शन पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के हवाले से बात करूं तो सेनेट हमारा अपना, और उसकी जो भी रेजोल्यूशन है उसकी यकीनन एक अहमियत होती है, होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी शराइत भी हैं। क्या उस वक्त कोरम पूरा था? जिसका जवाब है नहीं। क्या जब ये रेजोल्यूशन जो है, क्या इसको आउट ऑफ टर्न लाया गया? क्या ये हाउस से छुपाई गई? क्या ये एजेंडे के अंदर शामिल थी? नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर इस रेजोल्यूशन की एक बैकग्राउंड बनाती हैं,
और ये जो इलेक्शन से भागने का एक तरीकाकार है, जो पार्टी बाहर जो है वो रौला डालती है, उसको कौन भागना चाह रहा है? जी मैं बात पूरी कर लेती तो आपको शायद जरूरत ना पड़ती। जी 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 अज़मा साहिबा सुन पा रही हैं आप? उस्मा उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। कल के जो सेनेट का मामला है उस पर वो बात कर रही थी, और सेनेट की जो करारदाद कल मंजूर हुई है उसे आज डिफरेंट फोरम पर भिजवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को वो मौसूल हुई है, इलेक्शन कमीशन को वो मौसूल हुई है, सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से वो भिजवाई गई है करारदाद, जो कल सेनेट में मंजूर हुई थी सेनेट के इजलास में, जिसके बाद सेनेट का इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। और 14 अरकान मौजूद थे सेनेट के उस इजलास में जब ये करारदाद पेश की गई थी, जिसमें से 13 ने इसके हक़ में वोट डाला था। और अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उन्हें फिर वेलकम करेंगे। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अज़मा साहिबा अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं गुजारिश ये कर रही थी कि पीटीआई जो एक मैं समझती हूँ कि मुनाफकत की आखिरी हदों को हमेशा छूती रही है, कोई नई बात नहीं है, उनके कॉल ऑफ फेल में हमेशा तेजाद होता है। और एक तरफ उनको इलेक्शन की बड़ी जल्दी है, वो मकबूल बहुत है और उन्होंने इलेक्शन स्वीप कर लेना है। दूसरी तरफ वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन की आरओज को लेकर और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो सवालिया निशान बना दिया। उसके बाद जैसे पाकिस्तान जो है वो इस इलेक्शन की कमिटमेंट के साथ जो है वो एक रॉक की तरह खड़े हैं, एक पहाड़ की तरह खड़े हैं, और पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने इस साजिश को भी जो है वो बेनकाब किया, और अब जब ये दूसरी दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों ने मिलकर ये प्लान किया और प्लान करके चोरों की तरह ये रेजोल्यूशन जो है वो लाई गई, उसमें सिर्फ PMLN वो वाहिद जमात थी जिसके मेंबर ने ना सिर्फ खड़े होकर इसको अपोज किया बल्कि इसकी मजम्मत की, और इस जो है अज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होने चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है, इलेक्शन कमीशन को आपने कहा कॉपी पहुंच गई है, बाकी जगहों पर पहुंच गई है, बिल्कुल पहुंच जाती है, लेकिन ये बात भी समझने की है कि करारदाद एक रिकमेंडेशन होती है, करारदाद की बाइंडिंग फोर्स नहीं होती। ये कोई हुक्म नहीं है कि जिसको मानना बहुत जरूरी है। और जब एक हुक्म एक चोर दरवाजे से एक साजिश के तहत जो है वो लाया जाए, जब कोरम भी पूरा नहीं था, तो उस रेजोल्यूशन की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं जो सबके सामने हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई स्टेटमेंट दे सकती हैं, जैसे जो ताहयात नाहिली का फैसला है, कल सुप्रीम कोर्ट में उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है, किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है, जो भी फैसला होगा पार्टी उसे मनोवन कबूल करेगी? हमने तो अपनी जो बगैर किसी कसूर और वजह के हमने तो वो फैसले भी मनोवन कबूल कर लिए थे, और जो एक सियासी इंतकाम पर जो है मबनी थे, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को राह से हटाकर इमरान खान को लाने के लिए पनामा का पूरा ड्रामा रचाया गया था। हमने तो वो फैसले भी कबूल कर लिए थे। हम वो जमात है जो फैसलों पर तनकीद बिल्कुल हो सकती है, वो एक पब्लिक डोमेन में जब फैसला आ जाता है, तौहीन और तनकीद में फर्क होता है। हम तनकीद करते हैं, तौहीन नहीं करते। और जजेस कराम की तौहीन हो या अदलिया के इदारे की तौहीन हो, जजेस कराम के मुख्तलिफ कंडक्ट के ऊपर हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, उनके फैसले पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये फैसला ताहयात नाहिली का मैं समझती हूँ कि काजी फरीसा साहब की जो सरबराही में जो एक आइन पसंद और जमहूरियत पसंद मौजूद है बेंच, वो कभी भी जो है ये जिस तरह से ये ताहयात नाहिली बाकायदा जो है फोर्स की गई थी मियां नवाज शरीफ साहब को राह से हटाने के लिए, फिर उसके बाद जो है वो इसको खुद ही बंदियाल साहब ने खुद ही एक टाइम पे इसी फैसले से वो पीछे भी हट गए, जिसका भी कल सुप्रीम कोर्ट पे होता रहा। तो मुझे लगता है कानून और आइन के मुताबिक भी और फेयर डिसीजन यही है कि ताहयात नाहिली नहीं होनी चाहिए। अगर चोर के कत्ल के मुजरिम को, इतने बड़े हीनियस क्राइम्स के मुल्जमान को एक दफा सजा मिलती है, तो ये साजिशों के तहत वजीर आजमों को हटाया जाए और उसके बाद उनको ताहयात नाहिल कर दिया जाए, ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा हमेशा से बड़ी दबंग गुफ्तगू करती हैं, हमारे साथ मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अज़मा साहिबा। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला है उस पर हम बात करेंगे। हल्का PP 80 से मरियम नवाज के कागजाती नामजदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला
बरकरार रखा है। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। सुलेमान, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। मरियम नवाज को हल्का पीपी अच्छे से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। मरियम नवाज कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाप्त हुई है। मरियम नवाज की कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ मेहर तारीख की जानिब से जो है ये दायर की गई थी और ROPT 80 जो है अपने ट्रिब्यूनल के सामने जो है वो रिकॉर्ड पेश किया और जिस पर अदालत ने रिटर्निंग अफसर का फैसला जो है बरकरार रखा है। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपील जो है वो खारिज कर दी गई है। मरियम नवाज हल्का पीपी 80 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दी गई है। अपने ट्रिब्यूनल के जज अख्तर दुरान ने एक केस पर समाप्त की है और ये पहली नून लीग के हाथ में पहला जो फैसला है वो जारी कर दिया गया है। इससे कबल जो है वो मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ भी जो है अपीलें दायर की गई थी और दरख्वास्त वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे और अदालत ने उनको कल तक आखिरी मौका देते हुए जो है केस की समाप्त मुलतवी कर दिया, जबकि दूसरी जानी 80 से जो है मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी अपील को खारिज कर दिया गया। सुलेमान अवान, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई के वाक़यात की जामे तहकीकात का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। अहम खबर है, 9 मई के वाक़यात की जामे तहकीकात के इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई 2023 के वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए ये कमेटी तश्कील दी है। कमेटी 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम समेत सिफारिशात भी तैयार करेगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर क़ानून इस कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबरान में शामिल होंगे। कमेटी को 14 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कमेटी के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे के तहत 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड सहूलतकारों का सुराग लगाया जाएगा। एग्जेक्टिव्स की शनाख्त और किरदार का पता लगाया जाएगा। कमेटी वजूहात का तज्ज़िया और वाक़यात की जिम्मेदारी का तयन भी करेगी। वाक़यात के फौरी और तवील मुद्दती मुज़म्मरात का जायज़ा लेना भी इसी कमेटी का हिस्सा होगा। कमेटी कौमी सलामती की ऐसी खिलाफ वर्जी न होने से मुतालिक एहतियाती तदाबीर भी तजवीज़ करेगी। कमेटी ऐसी तकरार को रोकने के लिए कानून निज़ाम को मजबूत करने के लिए इक़दाम की सिफारिश भी करेगी। अहम खबर सानिया 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मखसूस सियासी जमात के बुलवाई इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरपसंद मुल्क मुखालिफ नारेबाजी और इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते भी नजर आते हैं। तो हसास इदारे की इमारत पर हमले की ये वीडियो सामने आई है, इसी पर बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे खुसूसी। 9 मई के हवाले से अब जो कमेटी भी तश्कील दी गई है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, क्या आपके पास खबरें हैं? 9 मई का जो वाक़या था उस पर अब जामे तहकीकात का ये मामला है, कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। एक तो कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा होगा और क्या कुछ गैर मामूली भी होने जा रहा है थ्रू दिस कमेटी? जी, हुकूमत जो है सानहा जो 9 मई है उस हवाले से न सिर्फ जामे तहकीकात करना चाहती है बल्कि इस मामले को अब जो है वो मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से एक 4 रुकनी काबीना कमेटी जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो है वो कायम की है, जिसके सरबराह वज़ीर कानून होंगे और उसमें इसके साथ साथ दाखिला, इत्तलात व नशरियात और इंसानी हकूक़ के जो वज़रा हैं उनको भी इस कमेटी में जो है वो शामिल किया गया है। बाकायदा तौर पर इसके जो TORs हैं जिनको हम ज़ाबतकार कहते हैं वो जारी किए गए हैं कि ये जो कमेटी है ये 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उनका तफसील के साथ न सिर्फ जायज़ा लेगी बल्कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो अपनी सिफारिशात भी 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी और उसके बाद जो है फिर वो वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी भी हासिल की जाएगी। दूसरा, जो अब ऐसी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जो 9 मई के हवाले से जो पहले कभी मंजर आम पर नहीं आई थी, तो ये जो कमेटी है उन तमाम वीडियोज़ की जो है वो भी
मदद हासिल करेगी, उन वीडियोज़ को भी देखेगी और इस सिलसिले में जितने भी मुतलका तहकीकाती इदारे अब तक जो है वो तहकीकात कर चुके हैं उन सब से ये कमेटी रिकॉर्ड भी मंगवाएगी। और साथ ही साथ फिर जिन जो अफराद गिरफ्तार हैं और उनके इतराफ़ी बयानात सामने आ चुके हैं उन इतराफ़ी बयानात का भी जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और जिन दिफाई और फौजी तनसीबात को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया उनकी जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनके बयानात भी एक कमेटी जो है वो रिकॉर्ड करेगी। फिर एक जामे जो सिफारिशात है वो निगरान वज़ीर आज़म को जो है वो पेश की जाएंगी, क्योंकि निगरान हुकूमत अपने दौर में ही इस मामले को जो है वो चाहती है कि मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और एक मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारक के लिए ऐसी जामे सिफारिशात दी जाए ताकि आइंदा किसी को रियासत के ऊपर या रियासती इदारों के ऊपर हमला करने की जो है वो जरूरत ना हो। जिस तरह आपने फैसलाबाद की वीडियो की बात की, इसी तरह कल जो था वो रावलपिंडी GHQ पे जो लोग हमलावर हुए उनकी भी एक वीडियो आई थी। आज फैसलाबाद में बहुत जो शुक्रिया, आप हसास हमें अदारे का तफसीलन बता रहे थे इस मामले के हवाले से। 9 मई के मामलात पर अब ये कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी अपनी सिफारिशात 14 दिन के अंदर अंदर पेश भी करेगी। आगे बढ़ेंगे। अदलिया के फैसलों के साथ इख्तलाफ राय हर शहरी का हक है, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बराह रास्त नशरियात के हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई, जजेस और दीगर को सीखने का मौका मिलता है, कानून के तालिब इल्म केसेस की बराह रास्त नशरियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फेडरल जुडिशल कमेटी के मोतरफ कहा, जुडिशल अकेडमी मुख्तलिफ सूबों से आए जजेस को इकट्ठा करने का एक जरिया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को भी जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। Being used, very happy to see that technology is being used. Technology has also been used, now is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn, they understand what is the dispute. अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। खबर यह है कि साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और साहबजादी मेहर बानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया है। मुल्तान से आसिफ मुख्तार बलोच मज़ीद बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज भी 60 से ज्यादा अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अली जिया बाजवा ने अपीलों पर समाअत की। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 215 अपीलें दायर हुई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से अपीलें मुस्तरद की गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। ज़ैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी को PP 219 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ आसिफ मुख्तार बलोच, PNN मुल्तान। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं और हिब्बा चौधरी को जहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार दे दिया गया है। अहम खबर, हिब्बा चौधरी के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं। FIA ने गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। हिब्बा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे, जिस बिना पर उन्हें नाअहल कर दिया गया है। हिब्बा चौधरी के कागजात मुस्तरद और नाअहल होने पर फवाद चौधरी की भी
तलबी। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया है। अहम खबर है, फवाद चौधरी ने कागजात में अपनी बीवी के बैंक अकाउंट्स और असासे गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। फवाद चौधरी पर भी अब नाअहली की तलवार लटक गई है। क्यों ना फवाद चौधरी को भी हकाइक छुपाने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से ये कहा गया है। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस भी तलब कर दिया गया। एक बार फिर आपको बताएं कि हिबा चौधरी के कागजात मुस्तरद हुए हैं और नाअहल होने पर अब फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया गया है। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात अब उन पर दोबारा से उनकी तलबी की गई है। आगे बढ़े और एक और अहम खबर शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही ने डॉक्टर की हिदायत पर ज़रूरी CT स्कैन टेस्ट मुकम्मल करवा लिए हैं। CT स्कैन टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। ज़रा ये बता रहे हैं, परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से RI से मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ़ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत है। ज़रा ये बता रहे हैं, RIC में चौधरी परवेज़ इलाही की टेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की तीसरी बार तबीयत नासाजी पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ताहाल कार्डियोलॉजी अस्पताल में ही मौजूद हैं और तीसरी बार उन्हें तबीयत नासाजी पर अस्पताल ले जाया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने डॉक्टर्स की हिदायत पर ज़रूरी CT स्कैन टेस्ट मुकम्मल करा लिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। चौधरी सज्जाद, डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया गया है? चौधरी परवेज़ इलाही की अगर बात करें तो चौधरी परवेज़ इलाही को आज सुबह यहाँ पर कार्डियोलॉजी अस्पताल शिफ्ट किया गया था। उनका CT स्कैन कराना था। जो CT स्कैन टेस्ट है वो इस वक्त उनका हो चुका है और टेस्ट रिपोर्ट जो है ये बताया जा रहा है अस्पताल जराई की तरफ से कि 2 दिन बाद जो है वो टेस्ट रिपोर्ट लाई जाएगी। इसके बाद अभी एक टेस्ट रहता है अस्पताल जराई का ये कहना है कि उसके बारे में अभी कुछ कहना काबिल वक्त है कि वो टेस्ट कब करवाया जाएगा। जी ठीक है चौधरी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअतों का सिलसिला जारी है। सिंध हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत के लिए बनाए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से PTI और दीगर उम्मीदवारों को रिलीफ मिलने लगा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी वकास खान से। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 मरहला जिसमें उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए थे, उनकी जो अपीलें फ़ाइल की गई थी, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में समाअतों का सिलसिला जारी है। आज भी 136 ऐसी अपीलें थीं जिनकी आज समाअत के लिए रखी गई थी, जिसमें जो अहम फैसले जो सामने आए हैं समाअत के दौरान वो 11 अपीलों पर फैसला सुनाते हुए उन्हें मंजूर कर लिया गया है, जबकि 4 अपीलें जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर जो है शामिल हैं उनको नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से काफ़ी देखने में आया कि आज जो है रिलीफ उनको मिला है। PS 95 से MQM के उम्मीदवार शमशाद खान की अपील को समाअत के लिए समाअत के दौरान फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जानिब से मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह से ये समाअतों का सिलसिला 10 तारीख तक इसी तरह से जारी रहेगा, जिसके दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से इन अपीलों पर फैसला सुनाते हुए मंजूर या मुस्तरद करने के हवाले से फैसले सुनाए जाएंगे। जी, मुस्लिम लीग नून वस्त जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरेगी। क़यादत ने यह अहम फैसला किया। पार्टी ज़राए बताते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत तमाम मरकज़ी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी कायदीन के इंतखाबी जलसों के शेड्यूल की तैयारी जारी है। पार्टी टिकट्स की तकसीम और मंशूर के ऐलान के बाद अवामी इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ के जलसों का शेड्यूल में पहले जलसे के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में कड़ा मुकाबला है। तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी इखलाक बाजवा से। अभी ये खबर सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है जनवरी के वस्त में इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। क़यादत ने यह अहम फैसला किया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत तमाम मरकज़ी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब भी करेंगे। इंतखाबी जलसों की तैयारी जारी है, शेड्यूल तैयार किया जा रहा है और इन्हीं जलसों में मंशूर का ऐलान भी किया जाएगा। मंशूर के ऐलान के फ़ौरी बाद अवामी इज्तिमात का सिलसिला तेज़ हो जाएगा। पार्टी टिकट्स की तकसीम और मंशूर के ऐलान के फ़ौरी बाद अवामी इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में कड़ा मुकाबला है। नुमाइंदा खुसूसी लाहौर इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, नून लीग के ज़राए मजीद क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो टिकटों की तकसीम है उसके अमल के फौरी बाद जो है 15 तारीख को अपने मंशूर की जो है वो ऐलान करना है। जराए के मुताबिक उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर जो अवामी इज्तिमात का जो सिलसिला है वो शुरू करेगी और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर पार्टी को हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर जो है उनके जलसों का शेड्यूल जो है वो तैयार करे और मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से उनके जलसों का शेड्यूल तैयार करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं जिसमें कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और सबक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके जलसों से खिताब करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने एक हिकमत अमली तैयार की है जिसके तहत जो है वो मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पहले जलसे के लिए जो है इस वक्त दो शहरों के दरमियान कड़ा मुकाबला है। KPK से अगर उनका पहला जलसा होता है तो वो KPK से मानसेरा से अपने जलसे का आगाज करेंगे, जबकि पंजाब से अगर जलसे का आगाज किया जाता है तो वो कसूर जो है उस मुकाम का तयन किया जा रहा है। इस वक्त दोनों शहरों के दरमियान कड़ा मुकाबला जो है वो जारी है, जबकि जो पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ वो भी ठीक है, आप जो खबर दे रहे हैं इसके अलावा भी हम आपसे जानना चाहेंगे आप नून लीग के हवाले से क्या खबरें हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सामने आना भी बाकी है ताहयात नाअहली केस का, तो अभी के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब हैं और अगर ऐसा कोई सेटबैक होता है तो उनके काउंटर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने पहले ही जो अपनी हिकमत अमली है वो मुकम्मल की हुई है। अगर किसी जो कानूनी पेचीदगी हैं अगर उनको मद्देनजर रखते हुए अगर नवाज शरीफ जो हैं वो नाअहल होते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो पार्टी के सदर जो हैं शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। और इस हवाले से तमाम तर जो उनकी कानूनी टीम है वो इस हवाले से जो है वो उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। यानी शहबाज शरीफ पार्टी के नए उम्मीदवार होंगे। तो टिकट्स का भी एक मामला है लाहौर की, खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें तो अभी लाहौर के टिकट्स फाइनल हो चुके हैं और कुछ यकीनन उम्मीदवार नाराज़ भी हुए हैं टिकटों के मामले पर। जी बिल्कुल, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अपने जो 13 हलके हैं उसमें से 14 में से 13 हलकों के जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर लिए गए हैं। और इस हवाले से जो है वो अगर बात की जाए तो NA 117 से जो मलक रियाज और अयाज सादक और इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान के दरमियान कड़ा मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है। जबकि अगर NA 118 की बात की जाए तो वहाँ से सबक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं और NA 119 से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो हैं वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। और अगर NA 120 की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो है वो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं और उसमें दो नाम जो हैं बड़े नाम वो आ रहे हैं, एक सरदार अयाज सादक और दूसरा सेल शौकत भट्ट के दरमियान मुकाबला जो है वो कड़ा मुकाबला है वो इस वक्त भी जारी है। जबकि NA 121 की बात की जाए तो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के शेख रोहिल असगर जो हैं वो मजबूत दिखाई देते हैं। और अगर NA 122 की बात की जाए तो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा साबिक़ वफाकी वजीर जो हैं वो ख्वाजा सार रफीक वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे 123 से जो है वो पार्टी सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं। और इसी तरह NA 124 से जो राना मुबशर हैं उनको जो है वो ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है और इसी तरह ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलन बता रहे थे नून लीग के ज़राए के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली 53 और सूबाई असम्बली की 119 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 और NA 196 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि आसिफ जरदारी NA 207 से उम्मीदवार होंगे। तफसीलात कराची से सलाहुद्दीन से। इंतखाबात 2024 पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 और NA 196 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनजीर आबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 229 पर अब्दुल करीम जोखियो, NA 230 पर आगा रफीउल्लाह, NA 231 पर अब्दुल हकीम बलोच उम्मीदवार होंगे। NA 235 पर आसिफ खान, NA 237 पर असद आलम नियाजी, NA 238 पर जफर झंडेर उम्मीदवार होंगे। NA 239 पर नबील गबूल, NA 241 पर मिर्जा इख्तियार बेग मैदान में उतरेंगे, जबकि NA 242 पर अब्दुल कादिर मंदुखेल, NA 244 पर अब्दुल बर उम्मीदवार होंगे। NA 245 सदीक अकबर, NA 246 वसीम अख्तर, NA 247 माज शेख को टिकट दिया गया, जबकि NA 248 पर मोहम्मद हसन खान और NA 249 पर राव वहीद उम्मीदवार होंगे। सिंध असम्बली की तमाम 119 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। BAP और PTI से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम साबिक अरकान असम्बली को पार्टी टिकट्स मिल गए हैं। उम्मीदवारों में बलूचिस्तान के 3 साबिक वज़राए आला भी शामिल हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 261 से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, NA 254 से ग़ुलाम फरीद रईसानी, NA 257 से अब्दुल वहाब बजिंजो, PB 10 से साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के हल्का PB 23 और अवारान से साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुदूस बजिंजो, जबकि PB 25 केर से ज़हूर बलीदी को टिकट दिया गया है। PB 8 से सरफराज डोमकी, PB 19 खुजदार 2 से शकील दुरानी को भी पीपल्स पार्टी का टिकट दिया गया है। और अब कुछ बात करें मौसम की, तो सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज रहा है। धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने से कई मकामात से मोटरवेज को भी बंद किया गया। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। तर्जुमान के मुताबिक M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रही, जबकि M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। शदीद धुंध के बायस M3 लाहौर से मुल्तान, M4 मुल्तान से पिंडी भटिया और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद रही। बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क भर में सर्दी में इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ियारत शहर में 5 और पहाड़ों पर 8 इंच बर्फ पड़ी, जबकि कान, मेहतरजई, तोबा अजगजई में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। हुकाम की जानिब से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। -9 डिग्री के साथ स्कर्दू मुल्क का सबसे सर्द तरीन मकाम रहा। कलाम, गोपिस -5, जबकि गिलगित, हुंजा और अस्तोर में -3 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खुश्क सर्दी के बायस शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों में मुब्तला शहरी अब्दुल रहमत के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर हैदर खरल से। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम जाए तो सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है और दिसंबर की निस्बत जनवरी में जो सर्दी है वो ज़्यादा हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगर बारिश नहीं होती तो ये जो सर्दी है, खून जमा देने वाली सर्दी, इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर बात की जाए आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो आज 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का आज रिकॉर्ड किया गया है वो 180 है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है अगर बारिश नहीं होती तो सर्दी जो है इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी ठीक है हैदर बहुत शुक्रिया आपका। मौसम को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने तारीखी सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया है। हिरन मीनार में कोई क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है तो कोई कश्ती रानी की सैर करके मौसम से महजूज हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ कंबो एक फैमिली के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं तारीखी सैरगाह हिल मीनार। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है। शेखुपुरा ही नहीं बल्कि दीगर अजला से यहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं और आज के दिन को एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उन्होंने आज के दिन को किस तरह जो है वो एंजॉय किया। जी बताइएगा, कहाँ से आप आए हैं और किस चीज़ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपने एंजॉय किया और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दूसरे ज़िला से जो आने वाले लोग हैं? हम सरगोदा से आए हैं और ये बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल प्लेस है इंजॉय करने के लिए। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं, क्रिकेट खेले है और यहाँ पे बड़ी अच्छी फैमिली गैदरिंग की प्लेस है। तो बाकियों को भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर आएँ और विज़िट करें। यहाँ पे एक अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है। इस प्लेस में सबसे ज़्यादा जो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है? यहाँ का जो यहाँ का फेमस है हिल मीनार, इसका टेम्पल बहुत अच्छा है, इसका व्यू बहुत अच्छा है कि पानी के अंदर बना हुआ है और एक बहुत अच्छी प्लेस है विज़िट करने के लिए। देखिए जी, जिस तरह उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जो टेंपल बनाया गया है जहांगीर दौरे हुकूमत में, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। इसके अलावा जो फैमिलीज़ है, कोई यहाँ पर क्रिकेट खेलता, कोई बोर्डिंग करता और कोई टिक्का पार्टी करता हुआ आज के दिन को जो है वो इंजॉय कर रहा है। जी जी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें न होने की वजह से खुश्क सर्दी का राज बरकरार है। पहाड़ी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। मज़ीद सूरत हाल क्या है बताएंगे शाहिद कयूम। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मौसम आज भी खुश्क और सर्द है। सुबह और शाम के औकात में जो ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर सूरज निकल आया है, जिसकी वजह से दिन के औकात में जो धूप लगने की वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी हो जाती है, जबकि शाम के औकात में जो है वो दर्जा हरारत गिर जाता है। इस वक्त जो मुजफ्फराबाद का जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वादी नीलम, लीपा, हवेली और पूंछ के जो अजला हैं वहाँ पर जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शाम और सुबह के औकात में जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। जबकि बारिशों की बात की जाए तो गुज़िश्ता कई हफ्तों से आज़ाद कश्मीर के किसी इलाके में भी बारिशें ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और स्मोक की वजह से मुख्तलिफ गले की, सांस की बीमारियाँ जो हैं वो शहरियों को अपनी लपेट में ले रही हैं। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह खुश्क और सर्द रहेगा। जी। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएं, सेनेटर मुश्ताक ने करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। अहम खबर, करारदाद में कहा गया है कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन उसकी तारीख भी मुकर्रर की जा चुकी है। अमन अमान और मौसम की बुनियाद बनाकर सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की मंजूर कराई जाने वाली करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को दिया जाए। सेनेट से इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक मंजूर करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। एक और करारदाद जमा करा दी गई है। सेनेट में करारदाद जो मंजूर की गई थी उसके खिलाफ इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है। इस करारदाद में ये कहा गया है मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। करारदाद में ये भी कहा गया इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। सेनेटर मुश्ताक ने ये करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। इस करारदाद में ये कहा गया कि सेनेट से इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक मंजूर करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही कराए जाएं। सेनेटर मुश्ताक ने करारदाद सेनेट में जमा करवा दी। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। तहरीरी जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वकील फ़ारूक एच नाइक ने जमा करवाया है। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवाला जात भी मौजूद हैं। तहरीरी जवाब 108 सफ़ात पर मुश्तमिल है और साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी इसमें शामिल हैं। तहरीरी जवाब में इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।
हेडलाइंस आपने जानी। खबर यह है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएं। सेनेटर मुश्ताक ने एक करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई है और इस करारदाद में ये कहा गया है कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। अमन व अमान और मौसम को बुनियाद बनाकर सेनेट से इलेक्शन इल्तवा की मंजूर कराई जाने वाली करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को दिया जाए। नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। सिद्दीक, इस करारदाद में मजीद क्या कहा गया है? जी, जमाते इस्लामी ने आम इंतखाबात फरवरी में ही करवाने से मुताल्लिक करारदाद सेनेट में जमा करवा दी है। ये करारदाद सेनेट में जो जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन इनेकाद इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अमन व अमान मौसम को बुनियाद बनाकर सेनेट से इलेक्शन इल्तवा की मंजूर कराई जाने वाली करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को ही साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जाए और सेनेट से इलेक्शन इल्तवा से मुतल्लिक मंजूर करारदाद को कलअदम तस्वर किया जाए। अब ये करारदाद जो है वो सेनेट में जमा हो चुकी है और जो कल करारदाद पास होगी उसकी मनसूखी के हवाले से भी इसमें जो है वो जिक्र किया गया है और आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने से मुतल्लिक ही ये करारदाद अब मंजूरी के लिए ऐवान में पेश होगी। जी सिद्दीक, ये ऐवान में पेश होगी, लेकिन सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो सेनेट का इजलास कब तक बुलाया जा सकता है? जब ये करारदाद कोई ऐसे पेश हो जाती है तो कितना टाइम फ्रेम होता है जिसमें इजलास बुलाना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, ये अब करारदाद चूंकि जमा हो चुकी है, जैसे ही सेनेट का इजलास होगा, जो कि इम्कानदार किया जा रहा है कि इस महीने के आखिर में इजलास होगा सेनेट का, क्योंकि सेनेट ने भी अपने जो 12 मार्च को इसकी मुद्दत पूरी हो रही है अदमिनिस्ट्रेटिव अराकीन की, तो उन्होंने भी अपने जो 110 दिन है वो पूरे करने हैं, लाजमी होते हैं। तो इस वजह से ये इजलास जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो है वो कहा गया कि वो एक्सपेक्टेड है और फिर एजेंडे के ऊपर ये करारदाद लाजमी तौर पर आएगी। चेयरमैन सेनेट का वैसे ये इख्तियार होता है, तो क्योंकि ये आज ही जमा हो गई है तो इसको अब नंबर जो है वो अलाट होगा, फिर जब एजेंडा जारी होगा तो उसमें जो है वो ये करारदाद शामिल होगी और इसको प्राइवेट मेंबर्स डे के तौर पर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद बारे इजलास बुलाने का फैसला ज़रा इलेक्शन कमीशन बताते हैं। करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवा दी गई है। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर किया जाएगा। इस पर भी तफसीलात जानेंगे शबिया नकवी से। ये इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है मंजूर करदा करारदाद। सेनेट के आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है और इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को अब ये करारदाद भिजवा दी गई है। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर भी किया जाएगा। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवाई जाएगी और भिजवा दी गई है। इंतखाबात मुलतवी करने की ये करारदाद है जिसका जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बता रहे हैं आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद बारे इजलास भी बुला लिया गया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शबिया, ये करारदाद आज मौसूल हुई है इलेक्शन कमीशन को, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कल जो सेनेट में आम इंतखाबात की मुलतवी करने की करारदाद मंजूर हुई थी वो आज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है और जिसके बाद हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर गौर के लिए जो है जल्द ही इजलास बुलाया जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो करारदाद है इसको अपने लॉ विंग जो है वहाँ भिजवा दिया है और अब इसके बाद लॉ विंग जो है वो उनको ब्रीफिंग भी देगा इजलास में। ताहम इजलास जो है
इलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्द बुलवाए जाने का इम्कान है। इसके साथ ये जो करारदाद की कॉपी है ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही नहीं बल्कि सदर, वजीर आजम और वजारत कानून और इंसाफ समेत जो दीगर मुतल्लिका महकमे हैं उनको भी पहुंचाया गया है। और इसमें जो दरखास्त में ये कहा गया है कि न सिर्फ मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है बल्कि उसके साथ मौसम की शिद्दत भी काफी ज्यादा है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने कल भी ये बात वाजे की थी कि इलेक्शन की तैयारियां जारी रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा किसी चीज का इन इंतखाबात पर असर नहीं पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन की फर्दर क्या लाया अमल होता है ये इजलास में ही इसका फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबिया। बैरिस्टर गौहर अली की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के लिए 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद मुकर्ररा मुद्दत में होना लाजिम है। सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन करवाने के लिए दस्तखत कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह चुकी है कि इलेक्शन का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाए जाएँ। इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि पीर तक फैसला कर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के हवाले से पार्टी की पोजीशन वाज़ेह कर दी है और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। आम इंतखाबात बिना किसी कमी पेशी के ऐलान शुदा तारीख पर ही होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने का मुतालबा सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को मुल्क के लिए ज़रूरी भी करार दे दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा है, उन्होंने कहा कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अदालतों और पार्लियामेंट से भागने वाले इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इनको भागने नहीं देंगे। साबिक वफाकी वजीर की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। बोली, जेल में बैठकर चीखें मारने वालों ने नवाज शरीफ को जेल भेजा था। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं बल्कि 8 मई वालों के हवाले किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। 2018 में आज जो चीखें मार रहे हैं, आज जो बैठ कर जेलों में झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को जेल में भेजा था। मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटी के साथ जेल में भेजा था जब इलेक्शंस हो रहे थे। तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी। अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुक्काम का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई हुक्म इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी हुक्म इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बयान सामने आया है और कहा गया है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सानेहा 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की एक और वीडियो मंजर-आम पर आ गई है। मखसूस सियासी जमात के बुलवाई इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरपसंद मुल्क मुखालिफ नारेबाजी और इमलाक को नुकसान भी पहुँचाते हैं। शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात की जामे तहक़ीक़ात का मामला। वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने 9 मई 2023 के वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम,
समेत सिफारिशात भी तैयार करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर क़ानून कमेटी के सरबराह मुकर्रर हैं। कमेटी 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम समेत दीगर सिफारिशात भी तैयार करेगी। वज़ीर क़ानून कमेटी के सरबराह मुकर्रर हैं। इसके अलावा वज़ीर ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबरान में शामिल होंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी कमेटी के मेंबरान में शामिल होंगे। कमेटी को 14 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। कमेटी के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ एजेंडे के तहत 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड सहूलतकारों का सुराग लगाया जाएगा। एग्जेक्टिव्स की शनाख्त और किरदार का पता भी लगाया जाएगा। वजूहात का तज्जिया और वाक़यात की ज़िम्मेदारी का तयन भी करना है। वाक़यात के फ़ौरी और तवील मुद्दती मुज़म्मरात का जायज़ा लेना भी इस कमेटी का हिस्सा होगा। कमेटी कौमी सलामती की ऐसी खिलाफवर्जी न होने से मुताल्लिक भी एहतियाती तदाबीर तजवीज़ करेगी। तो 9 मई के वाक़यात की जामे तहकीकात का ये मामला है और 4 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी है वज़ीर आज़म ने। और 9 मई 2023 के जो वाक़यात हैं उसका जायज़ा लेने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। 4 रुकनी ये कमेटी है। इस कमेटी में 4 मेंबरान शामिल होंगे जो 9 मई के वाक़यात की रोकथाम जैसी उस पर सिफारिशात तैयार करेंगे और उनकी फाइंडिंग्स भी होंगी। वज़ीर दाखिला इस कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबरान इस कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी के लिए एक एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और उसी एजेंडे के तहत इस वाक़े के मास्टरमाइंड का सुराग लगाया जाएगा, सहूलतकारों का सुराग लगाया जाएगा, एग्जेक्टिव्स की शनाख्त और किरदार का भी पता लगाया जाएगा। वजूहात का तज्जिया और वाक़यात की ज़िम्मेदारी का तयन करना भी इसी कमेटी का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहरिया टाउन कराची का सर्वे में बहरिया टाउन के पास ज़िला मलीर में 813 एकड़ इजाफी ज़मीन होने का इंकशाफ हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर गिडाप और मुराद मेमन ने बहरिया टाउन को कब्जा खाली करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। बहरिया टाउन कराची को मिलने वाले नोटिस की कॉपी PNN ने हासिल कर ली है। नोटिस में 10 दिनों के अंदर तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी गई हैं और ये इंकशाफ हुआ है। ज़मीन का 10 रोज़ में कब्ज़ा खाली नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हनीफ सोमरू से मज़ीद तफसीलात भी हम जानेंगे। बहरिया टाउन के हवाले से ये सर्वे किया गया है और 10 रोज़ में कब्ज़ा खाली नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहरिया टाउन कराची का सर्वे किया गया है और सर्वे में ये मालूम हुआ है कि बहरिया टाउन के पास ज़िला मलीर में 813 एकड़ इजाफी ज़मीन होने का इंकशाफ हुआ है। हनीफ सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। हनीफ, डिटेल्स बताइएगा। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहरिया टाउन कराची का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इस सिलसिले में जो है गुज़िश्ता माह जो है 15 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर मलीर की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई। ताहम उसमें इंकशाफ जो आया है कि बहरिया टाउन के पास मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर की 813 एकड़ 45 गुंठे एकड़ सरकारी जमीन पर जो है कब्जे का इंकशाफ हुआ है। उसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर गडाफ और असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमन की जानिब से मैसर्स बहरिया टाउन को कब्जा खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दी है। इस हवाले से बहरिया टाउन को मिलने वाले नोटिस की कापी हमने हासिल कर ली है, PNN ने हासिल कर ली है, जिसमें कहा गया है कि 10 दिन में जो 790 एकड़ सरकारी लैंड है और जो 27 एकड़ प्राइवेट लैंड है उससे जो तजावुज़ात हटा दिए जाएं। 10 दिन के बाद जो है DC मलीर का कहना है कि तजावुज़ात न हटाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हनीफ। अदलिया के फैसलों के साथ इख्तलाफ राय हर शहरी का हक है, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त नशरियात के हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई। जजेस और दीगर को सीखने का मौका मिलता है। कानून के तालिब इल्म केसेस की बराह रास्त नशरियात से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फेडरल जुडिशल अकेडमी के मोहतरम, उन्होंने कहा कि जुडिशल अकेडमी मुख्तलिफ सूबों से आए जजेस को इकट्ठा करने का एक जरिया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को भी जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। Very happy to see that technology is being used
Technology has also been used, now is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn, they understand what is the dispute. साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। मुल्तान से आसिफ मुख्तार बलोच मज़ीद तफसीलात बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज भी 60 से ज्यादा अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अली जिया बाजवा ने अपीलों पर समाअत की। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 215 अपीलें दायर हुई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से अपीलें मुस्तरद की गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। ज़ैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी को PP 219 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ आसिफ मुख्तार बलोच, PNN मुल्तान। जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान, उनसे बात करेंगे इस तमाम तर मामले पर। जमशेद रिजवानी, क्या समझते हैं कि पहले कागजात मंजूर हो जाते हैं जिसके बाद मुस्तरद हो जाते हैं, अभी मुल्तान की सियासत में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? मुझे लगता है ये है कि जैसे समझा जा रहा था कि कुरैशी फैमिली इस इलेक्शन से आउट हो गई है, तो मेरा ख्याल है कुरैशी फैमिली में से बज़ाहिर ये लग रहा है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आउट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक अपील और का हक हासिल है, तो शायद उनको भी मिल जाए। लेकिन उनकी बेटी महर बानो और ज़ैन कुरैशी दो मुख्तलिफ उनके जो कौमी असम्बली के हल्के हैं, उन दोनों से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 150 हो या हल्का 151 हो, तो दोनों हल्कों में, इन्हीं दोनों हल्कों से ही कुरैशी फैमिली इलेक्शन में हिस्सा लेती है। तो वो दोबारा इन हैं, और इस वक्त उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो परेशान हैं कि जी अगर ये आते हैं तो जाहिर है PTI का वोट बैंक है, खुद उनका अपना असर है, तो उनके लिए सियासी मुखालिफिन के लिए इन दो हल्कों में यकीनन परेशानी का मरहला होगा, क्योंकि महर बानो ने खुद ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, अच्छे वोट लिए थे। ज़ैन कुरैशी पहले ही उस जगह से MPA हैं और ख़ुद भी MNA भी रहे हैं, तो कुरैशी फैमिली के सियासी मुखालिफिन के लिए इन दो हल्कों में एक टफ टाइम है। इसी तरीके से डेरा गाजी खान से भी जो मुखालिफ हैं ज़रताज गुल साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, उनके जो शोहर हैं हमायूं अखवंद, उनके कागज़ मंजूर हुए हैं। तो खुद डेरा गाजी खान की जो कौमी असम्बली की शहर की नशीस है, वहाँ पर भी इस अगर कागज़ मंजूर होने के बाद अच्छा जमशेद, अभी मुल्तान की सियासत से फिल वक्त ये हमें ये कहना गलत नहीं होगा कि शाह महमूद कुरैशी अभी आउट हैं इलेक्शन से, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका फ़ायदा उस हल्के से किसे हो सकता है? देखिए, उस हल्के से वाज़ेह फ़ायदा तो मुस्लिम लीग के जो हल्का NA 151 को अगर हम देखें तो मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब और अली मूसा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान में ही मुकाबला होना था। लेकिन अब ट्रायंगुलर फाइट ज़ैन कुरैशी या महर बानो वहाँ से लड़ती हैं तो होगी। इसी तरीके से हल्का NA 150 में भी अगर ज़ैन कुरैशी खुद लड़ते हैं या महर बानो लड़ती हैं, तो मतलब ये है कि मखदूम साहब खुद तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि उनके वो बेटा या बेटी पॉलिटिक्स में और इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होंगे जो उनके जानशीन हैं सियासी, और वो पहले से इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो वहाँ से भी उनके जो मुखालिफिन हैं, इस वक्त वहाँ जावेद अंसारी PTI छोड़ के गए थे, उनके पहले साथी MP होते थे PTI से, वो वहाँ से मुस्लिम नवाज के उम्मीदवार हैं। वहीद अराई साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। राना महमूद हसन साहब हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम नवाज के, वो उम्मीदवार हैं वहाँ से मुस्लिम नवाज के। तो यकीनी तौर पर जो मुस्लिम नवाज को यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है हल्का 150 मुल्तान है, वहाँ
निस्बतन कोई नुमाया नाम नहीं आ रहा, तो यहाँ मुकाबला मखदूम साहब या उनके बच्चों जो उम्मीदवार हैं उनमें से और मुस्लिम नवाज के दरमियान ही होगा। जी अच्छा जमशेद, ये भी बताएगा कि वहाँ से आप अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटीज़ की, तो अवामी जो हमायत कह लें इसको या कुछ भी, वो सपोर्ट किसके पास ज़्यादा है मुल्तान से? और अभी आप क्या समझते हैं कि मुल्तान में पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है वहाँ पर? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जहाँ से गिलानी फैमिली हिस्सा ले रही है जिन हलकों से, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। मसलन मैं आपको हल्का NA 148 का मिसाल देता हूँ, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद उम्मीदवार हैं। अच्छा, इसी से हल्का NA 151 से उनके दूसरे बेटे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं, जो पहले भी MNA रह चुके हैं और ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने पिछले साल जीता था। और हल्का 152 शुजाबाद से अब्दुल कादिर गिलानी साहब उम्मीदवार हैं, और इस हल्के से पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पार्टिसिपेट किया था, कम वोटों से बहुत हारे थे। तो यूं अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन 3 हलकों में तो मजबूत पोजीशन नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ मुल्तान, और मुल्तान की सियासत पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर है, फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। हिबा चौधरी को जहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार दिया गया है। हिबा चौधरी के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं। FIA ने गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। हिबा चौधरी के कागजात मुस्तरद और नाअहल होने पर फवाद चौधरी की भी तलबी। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया है। फवाद चौधरी पर भी नाअहली की तलवार लटक गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना मुकम्मल, ज़राए की जानिब से ये बताया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने डॉक्टर्स की हिदायत पर ज़रूरी CT स्कैन टेस्ट मुकम्मल करवा लिए हैं। CT स्कैन टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया, परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से RI से मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया, RIC में चौधरी परवेज़ इलाही की टेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी है। चौधरी परवेज़ इलाही को तीसरी बार तबीयत नासाजी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी के नून लीग पर वार। कहती हैं नून लीग के ख्वाब 8 फरवरी को चकनाचूर हो जाएंगे। नून लीग के सारे दावे झूठ पर मबनी हैं। जो 10 वादे बिलावल भुट्टो ने अवाम से किए हैं वो हुकूमत में आकर पूरे करेंगे। मज़ीद तफसीलात हैदर खरल से, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी के साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि NA 127 में बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन एक हल्के से पीपल्स पार्टी लड़ रही है, सारा फोकस उधर है, बाकी हल्कों में कोई माहौल नहीं बनाया जाए। देखिए, अभी तो इलेक्शंस की जो बाकायदा कैंपेन है वो गर्म होगी। अभी तो जब जो एक मोमेंटम बनता है, टेम्पो बनता है, उसमें आप बतदरीज देखते हैं कि इजाफ़ा होता है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो टेम्पो बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त करीब आता है तो वो उसमें हरारत भी बढ़ती है, गर्मी भी बढ़ती है। NA 127 इसलिए बहुत ज़्यादा अहम इस वक्त नज़र आ रहा है कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमहूरी जमात का अगर लीडर, चेयरमैन ख़ुद वहाँ इलेक्शन लड़ रहा हो, जिसे हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर आने वाले मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर होने की भी मंजूरी मिल चुकी हो, तो वो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना जी। वो तो ख़ास बहुत हल्का और इलेक्शन होगा, तो यकीनन उसका एक फ़ोकस रहेगा। नून लीग कह रही है कि सिंध में इस दफ़ा जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। क्या लग रहा है कि आपकी ग्रिप उधर कमज़ोर होगी? देखिए,
हर एक ख्वाब देखता है, उसको हक़ ख्वाब देखने का। मैं उनके ख्वाब तो चकनाचूर नहीं कर सकती, उनके ख्वाब तो आवाम चकनाचूर करेंगे। इलेक्शन आए 8 फरवरी को, मैं सिंध के एक हलके में होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम वहाँ पर हुआ है सिंध के तमाम हलकों में, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और MNAs थे ख़ास तौर पर, जो वहाँ तरक्की हुई है, जो वहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क बना है, जो वहाँ पर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ हुई हैं, जो वहाँ पर लोगों से अवामी राब्ता है, उसमें तो पीपल्स पार्टी के करीब कोई नहीं आता। तो पंजाब में क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाए? देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ शुरू हुई है। जो जो माहौल गर्म होता है, माहौल जो है वो इलेक्शन मोड में और ज़्यादा आता है तो पता पड़ेगा। ये अब इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन हमें बहुत इत्मीनान है अपने जो हमारा जो एक प्रोग्राम है, जो 10 वादे या 10 प्लेजेस हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा हैं, जिसका कल भी अनाउंसमेंट बिलावल साहब ने एक बार फिर किया, पहले भी उसका तस्करा वो करते रहे। ये हमारे ऐसे 10 प्लेजेस हैं जो आवाम से जुड़े हुए हैं, जो आवाम के मसाइल से जुड़े हुए हैं, खा वो उनका जो है वो आमदनी का मसला हो, खा वो उनका बिजली का मसला हो, खा वो उनकी बेरोज़गारी से जुड़ा हो, नौजवान की बेरोज़गारी से जुड़ा हो, खा वो उनकी हाउसिंग से जुड़ा हो, खा वो इस मुल्क के अंदर महंगाई से जुड़ा हो। उनके मसाइल पर मबनी ये 10 वादे हैं जो बिलावल साहब ने जिनका ऐलान किया, और इंशाल्लाह ताला हुकूमत में आने के बाद ये 10 वादे पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है जो इलेक्शन का मूड है वो बनने जा रहा है, और जो पीपल्स पार्टी है वो पूरे मुल्क की तरह पंजाब में भी अच्छी खासी सीटें लेंगी। जी अभी आपको बताएं कि जिनसी हिरासती का निशाना बनने वाली तैयबा गुल ने इदारा मोहतसिब बराए ख़वातीन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मुतासरा खातून के बयान पर इदारा मोहतसिब ने साबिक चेयरमैन समेत दीगर नामजद अफराद को तलब कर लिया है। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नाब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अहम खबर है, मुतासरा खातून के ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जिनसे हिरासती का निशाना बनने वाली तैयबा गुल ने इदारा मोहतसिब बराए ख़वातीन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मुतासरा खातून के बयान पर इदारा मोहतसिब ने चेयरमैन समेत दीगर नामजद अफराद को तलब भी कर लिया है। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नाब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। गुलाम मुर्तज़ा से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, मुतासरा खातून के बयान पर इदारा मोहतसिब ने साबिक चेयरमैन समेत दीगर नामजद अफराद को तलब कर लिया है। मुबैना जिनसी हिरासती का निशाना बनने वाली तैयबा गुल ने इदारा मोहतसिब बराए ख़वातीन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मुतासरा खातून के बयान पर इदारा मोहतसिब ने साबिक चेयरमैन समेत दीगर नामजद अफराद को तलब कर लिया है। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नाब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। चेयरपर्सन इदारा मोहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन फौजिया वक़ार ने तैयबा गुल केस की समाअत 1 साल बाद की है। आपको बताएं कि मुबैना जिनसी हिरासती का निशाना बनने वाली तैयबा गुल ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और साबिक चेयरमैन समेत दीगर नामजद अफराद को भी इस केस में तलब कर लिया गया है। मुबैना जिनसी हिरासती का ये मामला है। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नाब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और 1 साल बाद अब तैयबा गुल केस की समाअत होगी। चेयरपर्सन इदारा मोहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ये 1 साल बाद समाअत की जाएगी। उनकी जानिब से मुबैना जिनसी हिरासती का निशाना बनने वाली तैयबा गुल की केस की समाअत 1 साल बाद होगी। नामजद अफराद को तलब कर लिया गया है। 2022 में साबिक चेयरमैन नायब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। आगे बढ़ेंगे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज रहा। धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। तर्जुमान के मुताबिक M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रही, जबकि M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। शदीद धुंध के बायस M3 लाहौर से मुल्तान, M4 मुल्तान से पिंडी भटिया और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद रही।
बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क भर में सर्दी में इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ियारत शहर में 5 और पहाड़ों पर 8 इंच बर्फ पड़ी, जबकि कान, मेहतरजई, तोबा अचकजई में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। हुकाम की जानिब से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। -9 डिग्री के साथ स्कर्दू मुल्क का सबसे सर्द तरीन मकाम रहा। कलाम, गोपिस -5, जबकि गिलगित, हुंजा और अस्तोर में -3 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। या वक्त हुआ एक ब्रेक का। पार्टी के कारकुनान बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। अहम खबर है, बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का टिकटों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज, और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बिलावल हाउस के सामने धरना दे दिया है। सलाहुद्दीन अली से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। कारकुनान पहुंच चुके हैं बिलावल हाउस और वहां धरना दे दिया गया है। टिकटों की तकसीम के खिलाफ ये धरना दिया गया है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बिलावल हाउस के सामने धरना दे दिया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। टिकटों के मामले पर कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं और ये कारकुनान ने टिकटों की तकसीम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का बिलावल हाउस के सामने धरना, ये मनाज़र आप देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान टिकटों की तकसीम के मामले पर सरापा एहतजाज हैं और बिलावल हाउस के सामने धरना दिए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं और हाथों में उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और धरना दिए बिलावल हाउस के सामने बराजमान हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान धरना दिए बैठे हैं बिलावल हाउस के बाहर और पार्टी परचम भी लहराए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान टिकटों की तकसीम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और बिलावल हाउस के सामने धरना दिया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, ये मनाज़र आप देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल हाउस के सामने मौजूद हैं। बड़ी तादाद है इन कारकुनान की और ये जाले यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के टिकटों के मामले पर जो आज ख़बर सामने आई थी और टिकटें दी गई हैं और उसके ख़िलाफ़ ये सरापा एहतजाज हैं जाले और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं उन्होंने। पार्टी परचम भी थामे हुए हैं और बिलावल हाउस के सामने धरना दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं और सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा कराची। उनसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। सलाहुद्दीन, बताइएगा पार्टी की जानिब से क्या कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है और किसी ने इनकी सुनवाई की है? मुतालबात क्या हैं इनके? हाँ जी, देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है वो कौमी असम्बली और सिंध असम्बली के हवाले से जो टिकटों की तकसीम का ऐलान किया गया था, उसके बाद से जो है हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी है, वहाँ के जो कारकुनान है वो काफी नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके जो नुमाइंदे वहाँ के रहायशी हैं उनको टिकट नहीं जारी किया गया। इस वजह से जो है वो आज एहतजाज कर रहे हैं और अभी कुछ देर कबल वो यहाँ पर भी पहुंचे हैं बिलावल हाउस। यहाँ पर आकर उन्होंने धरना भी दे दिया है और उनका यही मुतालबा है कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि जिनको टिकट जारी किए गए हैं वो गैर मुकामी अफराद हैं, वो लियारी के रहायशी नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं मानते, ये इनका मुतालबा है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई रहनुमा नहीं पहुंचा यहाँ पे, उसने इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं जो लियारी से यहाँ पर पहुंचे हैं उनका अभी तक जो है यहाँ पर धरना जारी है और नारेबाजी वो कर रहे हैं। जो और इस हवाले से अब तक कुछ देर कब जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उनका यही कहना है कि जो टिकटों की तकसीम है वो बड़ी मुशावरत के बाद की गई है, तो जो हमारे कारकुनान नाराज है हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है पीपल्स पार्टी के नाराज कारकुनान से बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली 53 और सूबाई असम्बली की 119 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 और NA 196 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि आसिफ जरदारी NA 207 से उम्मीदवार होंगे। तफसीलात जानते हैं सलाहुद्दीन से।
इंतखाबात 2024 पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 और NA 196 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनजीर आबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 229 पर अब्दुल करीम जोखियो, NA 230 पर आगा रफीउल्लाह, NA 231 पर अब्दुल हकीम बलोच उम्मीदवार होंगे। NA 235 पर आसिफ खान, NA 237 पर असद आलम नियाजी, NA 238 पर जफर झंडेर उम्मीदवार होंगे। NA 239 पर नबील गबूल, NA 241 पर मिर्जा इख्तियार बेग मैदान में उतरेंगे, जबकि NA 242 पर अब्दुल कादिर मंदुखेल, NA 244 पर अब्दुल बर उम्मीदवार होंगे। NA 245 सदीक अकबर, NA 246 वसीम अख्तर, NA 247 माज शेख को टिकट दिया गया, जबकि NA 248 पर मोहम्मद हसन खान और NA 249 पर राव वहीद उम्मीदवार होंगे। सिंध असम्बली की तमाम 119 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। BAP और PTI से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली तमाम साबिक अरकान असम्बली को पार्टी टिकट्स मिल गए हैं। उम्मीदवारों में बलूचिस्तान के 3 साबिक वज़राए आला भी शामिल हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 261 से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, NA 254 से ग़ुलाम फरीद रईसानी, NA 257 से अब्दुल वहाब बजिंजो, PB 10 से साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी PP के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के हल्का PB 23 सवारान से साबिक वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो, PB 25 केट से ज़हूर बलीदी, PB 8 से सरफराज डोमकी, PB 19 खुजदार 2 से शकील दुरानी को भी पीपल्स पार्टी का टिकट दिया गया है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएं। सेनेटर मुश्ताक ने करारदाद सेनेट के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है और करारदाद में कहा यह गया है कि इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है और मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन तारीख मुकर्रर भी की जा चुकी है। अमन व अमान और मौसम को बुनियाद बनाकर सेनेट से इलेक्शन इल्तवा की मंजूर कराई जाने वाली करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेटर को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को दिया जाए। सेनेट से इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक मंजूर करारदाद को कलअदम तसव्वुर किया जाए। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद बारे इजलास बुलाने का फैसला ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवा दी गई है। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर भी किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के लिए 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद मुकर्ररा मुद्दत में होना लाजिम है। सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन करवाने के लिए दस्तखत कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह चुकी है कि इलेक्शन का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाए जाएँ। इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि पीर तक फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। पार्टी टिकट्स के हवाले से भी आज फैसले हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का मामला क़यादत ने फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून वस्त जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरेगी। कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मरकज़ी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायदीन के इंतखाबी जलसों के शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कायद नवाज शरीफ के जलसों का शेड्यूल में पहले जलसे के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में कड़ा मुकाबला है।
नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ पंजाब से किया तो पहला जलसा कसूर में किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसों में अपने मुख्तलिफ अदवार के कामयाब मनसूबों को बुनियादी मौजू बनाएंगे। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर के मुताबिक आइंदा की मुआशी और सियासी हिकमत अमली पर भी खिताब करेंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। पीपी 80 से मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ अपीलें दायर करने वाला अपील कनिंदा पेश न हुए। दूसरी जानिब PTI के कितने उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, तमाम तर तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलेमान अवान। जी बिल्कुल, रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है और PTI के मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर ली गई है और रिटर्निंग अफसरान के जो फैसले हैं उसको कलअदम करार दे दिया गया है। PTI के NA 121 से अब्दुल बासित और PP 106 से इनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। जबकि शाहिद जवेद PTI के जानिब से थे, उनके PP 115 से कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। जबकि मोहम्मद वसीम जी वो उनका भी ताल्लुक PTI से है, उनका PP 122 से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह मसरत चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की 121 और 153 के जो हल्के थे उनके कागजात नामजदगी मंजूर जो मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ भी जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और अदालत ने रिटर्निंग अफसर से जो है वो जवाब तलब कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ भी जो अपीलें हैं कागजात मंजूरी के ख़िलाफ़ उस पर भी समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि दूसरी जानिब अमाद अज़हर के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त पर समाअत की गई है। जबकि सनम जवेद के भी एक कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के हवाले से अदालत ने रिटर्निंग अफसर को जो है वो तलब कर रखा है। अदालत ने जो है एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 10 जनवरी तक इस पर फैसले जो है वो जारी करेंगे। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से 3 एपलेट ट्रिब्यूनल जो है मज़ीद कायम कर दिए गए हैं ताकि जो अपीलें हैं उस पर फैसले जो है बर वक्त किए जाएँ। जी, भारी सरचार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट्स के बावजूद सर्दियों में बिजली नायाब है। दस्तावेज़ात के मुताबिक एक साल के दौरान सार्फिन से 272 अरब 67 करोड़ रुपए की इजाफी कैपेसिटी पेमेंट्स ली गई। मजमूई तौर पर सार्फिन ने 2046 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट दी। इसके बावजूद मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। तो सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट और सरचार्जेस की मद में बिजली 15 रुपये यूनिट से ज़ायद महंगी पड़ी है, उसके बावजूद बिजली नायाब है। 1 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी रकम अदा की गई है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, डिटेल्स बताइएगा। जी गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा। इजाफी बिजली पेमेंट की गई है जिसके बावजूद बिजली नायाब है। जुलाई तक सितंबर सार्फिन से 1 रुपये 45 पैसे लेकर 4 रुपये तक बिजली महंगी ली गई है। सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट की बाद में 42 अरब रुपये इजाफी बटोरे गए हैं, उसके बावजूद बिजली नायाब है। इसी पर तफसीलात भी जानेंगे गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, इतनी इजाफी बिजली की पेमेंट्स ली गई हैं उसके बावजूद बिजली दस्तयाब नहीं है, इसके पीछे क्या माजरा है? जी बिल्कुल, भारी सरचार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट के बावजूद बिजली जो है वो सार्फिन को नहीं मिल रही है। इसमें जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के जो सार्फिन और कैपेसिटी पेमेंट के माध्यम में जो रकम ली गई है उसमें तकरीबन 272 अरब 67 करोड़ इजाफी कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल की गई हैं। सार्फिन से 2046 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट भी वसूल की गई है और उसके साथ साथ कैपेसिटी पेमेंट और सरचार्जेस की माध्यम में तकरीबन 15 रुपए से जायद बिजली जो है फी यूनिट उसको चार्ज किया गया है। जनवरी से मार्च सार्फिन ने कैपेसिटी की माध्यम में 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट और तकरीबन 40 अरब रुपए की पेमेंट दी है। अप्रैल तक जून तकरीबन 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट और इसके दौरान 146 अरब 65 करोड़ रुपए इजाफी वसूल हुए हैं उनसे। जुलाई तक सितंबर सार्फिन से 1 रुपये 45 पैसे से लेकर 4 रुपये 45 पैसे तक इजाफी वसूली हुई है, जिसकी रकम तकरीबन 42 अरब रुपए बनते हैं।
अक्टूबर दिसंबर में बिजली के जो बिल हैं उनमें 40 पैसे इजाफी कैपेसिटी पेमेंट ली गई है, जिसकी रकम तकरीबन 15 अरब 65 करोड़ बनती है। और जनवरी 2024 से मार्च 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है और इस पे सार्फी से 22 अरब 29 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। ये तकरीबन जो बुनियादी टैरिफ है इसमें इजाफा भी किया गया है। सनती और पैदावारी शोबे के टैरिफ में भी इजाफा अलग से है और 209 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा जो है ये खत्म हुआ है। 126 अरब रुपए पावर होल्डिंग कंपनी ने इन मामला पर सूद लिया है, लेकिन इसके बावजूद जो बिजली है वो आवाम को दस्तयाब नहीं है। इन दिनों में ये बताया जा रहा है कि हाइडल बिजली का जो इंटेंट है वो कम है और कम पैदावार हो रही है, उसकी इसी वजह से बिजली की लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। लेकिन अगर यही बिजली जो है वो मुख्तलिफ पावर प्लांट से जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलदम करार दिया जाए। फैसला कलदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और क्या इस्तदा की गई है उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलदम करार दिया जाए। फैसला कलदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि असम्बली रुकनियत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलदम करार दिया जाए और केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई भी अदालत मुकदमा वापस ना करने पर इसरार नहीं कर सकती। अहम खबर शबिया नकवी से डिटेल्स ले लेते हैं। शबिया, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, बानी पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। हाई कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का 2023 का जो फैसला है वो कालदम करार दिया जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है। उसके साथ दरखास्त में ये भी कहा गया कि फैसला कालदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। असेंबली रुकनियत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो भी चैलेंज किया गया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई है। इसके साथ दरखास्त में ये भी मौके भी इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जी ठीक है शबिया, बहुत शुक्रिया आपका। पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर कई मकामात से मोटरवे को बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। तर्जुमान के मुताबिक M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रही, जबकि M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। शदीद धुंध के बायस M3 लाहौर से मुल्तान, M4 मुल्तान से पिंडी भटिया और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद रही। बलोचिस्तान और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क भर में सर्दी में इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ियारत शहर में 5 और पहाड़ों पर 8 इंच बर्फ पड़ी, जबकि कान, मेहतरजई, तोबा अजगजई में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। हुकाम की जानिब से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। -9 डिग्री के साथ स्कर्दू मुल्क का सबसे सर्द तरीन मकाम रहा। कलाम, गोपिस -5, जबकि गिलगित, हुंजा और अस्तोर में -3 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शिमाली इलाकों के दीगर हिस्सों की तरह शांगला में भी शदीद खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में सुबह और शाम और रात के औकात में दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। पूरी वादी यकबस्ता हवाओं की लपेट में है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी भी बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं।
शदीद सर्दी और खुश्क मौसम के बायस नज़ला ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां फूट पड़ी हैं। तफसीलात बता रहे हैं शांगला से गाजी अहमद। जी बिल्कुल, शमाली इलाकों की तरह शांगला के बालाई और मैदानी इलाकों में गुज़श्ता एक हफ्ते से शदीद खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है और आए रोज शदीद खुश्क सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शांगला के जिले हेडक्वार्टर अलपुरी और मरकजी बाजार बिशाम समेत दीगर बालाई इलाकों में सुबह शाम और रात के वक्त दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से भी नीचे गिर जाता है, जिसके बाइस मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। लोग अपने घरों तक महदूद रहते हैं और आग भी जला रहे हैं और अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल करते हैं। सुबह शाम और रात के वक्त पूरी वादी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहती है, जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी ये हिदायत जारी की गई है कि बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक शांगला के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद खुश्क सर्दी की ये लहर रवा हफ्ते के दौरान जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से खित्ता कश्मीर के पहाड़ जनवरी में भी खुश्क हैं। मौसम सरमा का एक तिहाई सीज़न खुश्क गुजर चुका है। दिसंबर में वादी नीलम बर्फ़ से ढक जाती थी, जो साल साल पानी के ज़ख़ीरे का बायस बनती थी। खुश्क साली आइंदा बरसों में पानी की क़िल्लत का बायस बन सकती है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मुल्क भर की तरह आज़ाद की ज़िला नीलम में तवील खुश्क साली के बाद मौसम नहायत सर्द हो चुका है। बालाई नीलम वैली में इस वक्त दर्जा हरारत जो है नुक्ता अंजमात से नीचे आ गया है, जबकि लोअर वैली में मौसम मुतदिल है और धूप निकली हुई है। बात की जाए अगर बीमारियों की, तो ज़िला नीलम में मुख्तलिफ़ बीमारियां फूट गई हैं, जिनमें चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन और बुखार शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे और बूढ़े मुतासर हुए हैं। तवील तरीन खुश्क साली के बाद आज़ाद कश्मीर ज़िला नीलम के जो जंगलात हैं वो भी आग की लपेट में हैं। अगर यही सूरत हाल कायम रहती है तो ज़िला नीलम में मज़ीद बीमारियां फूटने का अंदेशा है। बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक मौसम इसी तरह रहने का इम्कान है। जी, मैच नहीं जीत सका ऑस्ट्रेलिया से और एक बार फिर उसी पास्ट को, उसी हिस्ट्री को दोहराया गया है और ये वाला जो टेस्ट मैच था वो भी पाकिस्तान ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को ही दे दिया और नाकामी लेकर वापस आएंगे। अब इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट को अहमियत क्यों नहीं दी जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, या शायद इंटरेस्ट अब T20 की तरफ बढ़ता जा रहा है या T10 की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस पर भी हम बात करें, लेकिन अभी हमें बात करनी है टिकटों की तकसीम के मामले पर। मुस्लिम लीग नून के लिए ये टिकटों की तकसीम एक दर्द सर बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून के पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम बैठक जारी है। इस वक्त भी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में मौजूद हैं। रवां हफ्ते के दौरान ये 5वां इजलास है और टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए दर्द सर बन चुकी है। क्या वजह है, क्यों नहीं टिकटों की तकसीम अभी तक की जा सकी और इंतहाई कम वक्त में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इस वक्त भी इजलास जारी है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में मौजूद हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि रवां हफ्ते के दौरान ये नून लीग का 5वां इजलास है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है। टिकट से महरूम रह जाने वाले रहनुमाओं को एतमाद में लिया जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया। टिकट से महरूम उम्मीदवारों को दीगर जगहों पर एडजस्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। टिकटों की तकसीम मुस्लिम लीग नून के लिए सरदर्द बन चुकी है। जाती उमरा में इस वक्त एक अहम बैठक जारी है, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी मौजूद हैं और रवां हफ्ते के दौरान ये नून लीग का 5वां इजलास है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये अहम बैठक इस वक्त जारी है। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून की MQM में शमूलियत। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। नजीब हारून का तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शुमार होता है। नजीब हारून PTI के सीनियर तरीन रहनुमा थे। नजीब हारून नॉर्थ नाजिमाबाद से रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके थे।
इसके अलावा नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। नजीब हारून का तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शुमार होता है। नजीब हारून की MQM में शमूलियत। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं और नजीब हारून PTI के सीनियर तरीन रहनुमा थे। नॉर्थ नाजिमाबाद से रुकन कौमी असम्बली थे और अब उन्होंने MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नजीब हारून नॉर्थ नाजिमाबाद से रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून की MQM में शमूलियत। PTI के नजीब हारून ने MQM में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वो मौजूदा चेयरमैन भी हैं। तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में उनका शुमार होता है। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद सलमान। PTI के बानी रुकन और साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने जो है वो MQM की क़यादत से मुलाकात की, जिसमें कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार से इसमें मुलाकात जो है वो पाकिस्तान में हुई, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नजीब हारून ने जो है वो MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस बात का ऐलान किया। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी है और एक अच्छी शोहरत के हामिल जो है वो सियासी कारकुन रहे और नॉर्थ नाज़िमाबाद से 2018 में PTI के टिकट पर जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए, जिसके बाद जो है वो काफ़ी PTI की हुकूमत के दौरान ही जो है वो कारकर्दगी ना दिखा पाने पर और फंड ना मिलने पर जो है वो एहतजाजन जो है वो कई बार एहतजाज किया साबिक वज़ीर आज़म के सामने और फिर PTI से जो है वो किनारा इख्तियार कर लिया था। लेकिन आज बाकायदा तौर पर जो है वो MQM पाकिस्तान ने जो है की क़यादत से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलमान। नजीब हारून नॉर्थ नाजिमाबाद से रुकन कौमी असम्बली थे और अब उन्होंने MQM में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते तेज़ी देखी गई है। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुई। मौसम की बात करें तो मुल्तान और किरतरवा में धुंध का राज है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे पुलिस के सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इकराम चौधरी ने मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ वलूद से। आज बिल्कुल आज मुल्तान में जो धुंध है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं जो हद निगाह थी वो सुबह के टाइम तो 100 मीटर तक थी और दही इलाकों में 50 मीटर तक भी रह गई थी। इस वक्त हम M5 मोटरवे पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त तो खुली हुई है ट्रैफिक के लिए और ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन ये सुबह के औकात में हमने देखा है कि M4 मोटरवे या M5 हो उसको जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इकराम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या औकात कार हैं आजकल, क्योंकि धुंध भी है तो कब मोटरवे खुलती है? दूसरा ये बताएं क्या एहतियाती तदबीर आप बता रहे हैं ड्राइवर हजरात को कि इस मौसम में वो अपनाएं? देखें जी, आप दो चीज़ें पूछ रहे हैं। एक तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या औकात होते हैं, दूसरा सवाल आपने ये किया है कि आप रोड यूज़र्स को क्या बताएंगे कि वो इसमें सर यही होता है कि एक तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आपका हॉर्न, अमूमन हम हॉर्न से रोकते हैं लेकिन यहाँ पे आपके हॉर्न वगैरह ठीक होने चाहिए। डबल इंडिकेटर हैज़र्ड्स लगाएं, सेफ डिस्टेंस रखें और ज़्यादा कोशिश करें कि कन्वायज में चलें, इकट्ठी जब गाड़ियाँ होती हैं, और स्पीड आपने कम रखनी है। यही चीज़ें हैं, चूँकि किसी भी वक्त ये पैचेस आते हैं धुंध के ना, किसी जगह पे थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर होती है तो लोग ज़रा तेज़ गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, ड्राइवेबल होता है, बट यूँ ही वो फोग का एक डेंस पैच आ जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें वही है कि एहतियात है और जिस तरह हम ब्रीफ कर रहे होते हैं उसको ज़रा फॉलो करें।
जी, इकराम साहब जैसे बता रहे थे कि फोग लाइट का इस्तेमाल करें और जो है वो अपनी स्पीड को कम रखें, और ताकि ये जो हालात हैं इन दिनों में अपनी जो सेफ्टी है उसको यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त ट्रैफिक रवानदवा है, लेकिन जैसे इकराम साहब बता रहे थे कि सुबह के वक्त 11-12 बजे तक जो है मोटरवेज आम तौर पर आजकल बंद रहती हैं। जी, पहाड़ बर्फ से खाली हैं। सवात के मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे। मौसम की सूरत हाल आपको मजीद ही बताएंगे। अभी ये खबर है कि इलेक्शन 2024 सर पर आ गए हैं। कराची के मुख्तलिफ हलकों की हम बात करें तो उनके मसाइल हल ना होने पर वोटर्स उम्मीदवारों से मायूस नजर आते हैं। वोटर्स इस हवाले से कहते हैं कि हर 5 साल बाद उम्मीदवार वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन इलाके के मसाइल के हल के लिए कुछ नहीं किया जाता। हमारे नुमाइंदे नजीब नाइश इस वक्त कराची के एक हलके में मौजूद है, NA 237 में। उनसे बात करते हैं। जी नजीब, बताइएगा वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनके मसाइल क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हूँ और इलेक्शन की आमद है। उम्मीदवारों की जानिब से जो वोटर्स हैं उनको मुतवज्जा करने के हवाले से मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो वोटर हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में उनकी शिकायतें भी बदस्तूर बरकरार हैं। लाइन्स एरिया में मौजूद लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। जनाब, बताइएगा कि क्या मसाइल हैं आपके इलाके में? यहाँ के मसाइल इतने हैं कि एक गढ़ बना हुआ है मसलन लाइन्स एरिया, पानी, बिजली, गैस तो यहाँ है नहीं बिल्कुल। लोग सिलेंडर उठा के ले आ रहे हैं, इतने परेशान हैं और इतनी मतलब गंदगी है इलाके के अंदर, सफाई नहीं होती बिल्कुल। बिजली दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बंद कर रहे हैं, रात को 3 दफ़ा बंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि उनसे वायदे तो किए गए लेकिन मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। गैस हो और बिजली हो, उसके अलावा गैस की लाइनों में जो है पानी आ रहा है, बिल जो है बदस्तूर उनके पास आ रहे हैं और उन्होंने शिकायतें भी की हैं। कचरा कुंडी के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से यहाँ काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन अब तक वो मसाइल हल नहीं हो सके। वो एक हम वोट तो दे दें लेकिन उम्मीदवार वायदे जो करके जाते हैं वो कामयाब होते हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं करते। इसलिए उनको चाहिए कि वो जो वायदे करें वो ऐसे हों, उस पर अमल दरामद भी कर सकें ताकि आवाम पर उनका एतमाद। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। तहरीरी जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वकील फ़ारूक H नाइक ने जमा करवाया है। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ़ किताबों के हवालाजात भी मौजूद हैं। तहरीरी जवाब में मज़ीद क्या कहा गया है ये भी जानेंगे शबिया नकवी से। अभी आपको इस खबर के हवाले से बताएं तो तहरीरी जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल हैं। इसके अलावा तहरीरी जवाब में इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई है। तहरीरी जवाब के साथ साथ उसे डिजिटल और सॉफ्ट कॉपी भी जमा कराई गई है। इसके अलावा हार्ड कॉपी भी जमा करा दी गई है। सवात में इस साल बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से खुश्क साली है और पहली दफ़ा सवात के पहाड़ बर्फ़ से खाली हैं। सवात के मौसम के हवाले से मज़ीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वकास अहमद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवात की मरकज़ी शहर मिंगवरा में मौजूद हूँ। अगर हम मौसम की बात करें तो सवात में खुशहाली है, धूप निकली हुई है और ठंडे ठंडे हवाएं भी चल रही है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल सवात की मैदानी इलाकों में न बारिशें हुई है और पहाड़ी इलाकों में न बर्फ़बारी हुई है। पहाड़ें जो है ना वो बर्फ़बारी से खाली पड़ी हुई है। बर्फ़बारी और बारिशें न होने की वजह से सवात में कई बीमारियों ने जन्म लिया है। इसमें नज़ला, ज़ुकाम और सीने के इन्फेक्शन भी शामिल है। अस्पताल लोगों से भरी पड़ी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते सवात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी होने का इम्कान है। जी, बल्तिस्तान में खुश्क सर्दी ने डेरे जमा रखे हैं। 1 तिहाई मौसम सरमा गुजर चुका है, उसके बावजूद ताहाल बर्फबारी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। खुश्क सर्दी के बायस शहरियों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैसल दिलशाद। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में हर साल दिसंबर से ही बर्फबारी शुरू होता था, लेकिन इस साल अभी तक बर्फबारी नहीं होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह शामिल है। उमूमन खुश्क सर्दी की वजह से बच्चे ज़्यादातर मुतासिर हो रहे हैं। खुश्क सर्दी का राज बरकरार है, जिससे यहाँ के पानी भी जम चुके हैं। हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई।
महकमा मौसमियात की जानिब बर्फबारी की पेशनगोई की थी, लेकिन ताहम वो कोई कारसाज साबित नहीं हुआ। खुश्क सर्दी की वजह से यहाँ पर लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आवाम की हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस सर्दी को गुजारने के लिए कोई मुनासिब दाम तय करे लकड़ियों का, ताकि ये सर्दी सुकून व चैन के साथ गुजार सके। जी एक और ख़बर शामिल करें। बांग्लादेश में कल आम इंतखाबात होंगे और इस हवाले से अपोजिशन ने इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में इतवार के रोज़ होने वाले आम इंतखाबात में करोड़ों वोटर्स वोट डालेंगे। अपोजिशन की तरफ से इंतखाबी बॉयकॉट ने हसीना वाजिद को एक बार फिर वज़ारत उज़्मा संभालने का मौका फराहम कर दिया है। तो कल ये इंतखाबात होंगे, जिसकी डिटेल्स आप जान सकेंगे कल। आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही।